आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो। यस मैम। ओके। आज सुबह की क्लास में हमने वात और पित्त के लिए देख लिया, उसकी रिकॉर्डिंग मैं अ, कल दिन तक अपलोड कर दूंगी। एक्चुअली वो रिकॉर्डिंग मैंने करी तो थी लेकिन वो सेव हुई नहीं है, तो मुझे दोबारा से वो बनाना पड़ेगा। तो मैं बना के कल दिन तक वो वाला पार्ट अपलोड कर दूंगी। बाकी सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल ही हैं, बस एक वो मॉडर्न वाली नहीं है वहां पे। मैं वो और एक डाल दूंगी। बाकी सारी रिकॉर्डिंग्स वहां पे है, और जिसको जो ना मिले तो वो पूछ लेना, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे कफ, पित्त और वात हम लोग सुबह की क्लास में देख चुके हैं। अभी यहाँ पे हम पित्त के लक्षण, सॉरी, कफ के बारे में देखेंगे कि उसका प्राकृत स्थान क्या है, प्राकृत कर्म क्या होते हैं, उसको बढ़ाने वाले क्या चीजें होती हैं, और जब वो बढ़ जाता है तो क्या क्या लक्षण हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो एक मिनट। तो सबसे पहले ठीक है, एक तो कफ के गुण है। लिखा हुआ है कि गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छल श्वेत और विदग्ध अवस्था। उसके नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में और विदग्ध अवस्था में, मतलब कि जब ये खराब हो गया हो, कफ बढ़ गया हो बहुत ज्यादा, तब भी इन्होंने बता दिया। तो नॉर्मल कंडीशन में तो कहा है कि गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छल और श्वेत होता है, लेकिन विदग्ध अवस्था मतलब कि जब ये खराब कंडीशन में हो तो लवण लक्षण सांद्र एवं मंद होता है। वैसे अगर आप ये चीज नहीं भी याद करेंगे तो बस यहाँ पे मेन गुण ध्यान रखिए। तो इसमें आप नोट करिएगा कि जो कफ के गुण होते हैं वो गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छल और श्वेत होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ मत ध्यान रखिएगा। और इसका जो स्थान होता है आमाशय कफ का, देखिए क्या लिखा है ये। अच्छा, पहले एक बार सारे ही हम स्थान पढ़ रहे थे। वैसे तो जो उरा प्रदेश रहता है वो इसका मेन स्थान रहता है, ठीक है। आमाशय को हम स्थान मानते हैं मेन पित्त का, और पक्वाशय हम किसका स्थान मानते हैं? वात का मैम। और पित्त का क्या माना था हमने दिन की क्लास में मेन स्थान? आमाशय का। यस मैम। पित्त वहां रहता है ना पेट में। और यहाँ पे इन्होंने ये चीज लिखी हुई कि आमाशय कफ के प्रमुख, इन्होंने एक्चुअली बहुत सारे दे दिए हैं, लेकिन इनमें से भी जो मेन होता है ना वो उरा स्थान है, मतलब रीजन है, वो मेन विशेष स्थान कफ का माना जाता है। तो आप नोट कर लीजिए कि उरा स्थान या उरा प्रदेश कफ का मेन स्थान है, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग वात का लिख लीजिए। वात का मेन स्थान होता है पक्वाशय, पित्त का मेन स्थान है आमाशय, और कफ का मेन स्थान है उरा प्रदेश, ठीक है। ये मेन स्थान होते हैं। मतलब कि सामान्य पूछ रहे कि कफ कहाँ रहता है तो आपको कहना है कि उरा प्रदेश में, लेकिन कफ के अभी हम लोग टाइप्स वगैरह भी देखेंगे तो देखेंगे वो अलग अलग जगह रहते हैं। तो ये तीनों के स्थान लिख लिए सभी ने? मैम बोलिएगा एक बार फिर से। पित्त का लिखिए, चलिए वात से स्टार्ट। वात का लिखिए पक्वाशय, यस मैम। पित्त का लिखिए आमाशय, और कफ का लिखेंगे, कफ का लिखिए उरह प्रदेश, चेस्ट रीजन जो रहता है वो। सभी ने लिख लिया? बाकी लोगों ने? यस मैम। ओके। तो ये इनके मेन स्थान है, ठीक है। और मेन आप लोग गुण भी, चलिए अब सुबह की क्लास नहीं हुई है तो मैं वो चीज यही रिपीट।
फिर भी मुझे बनाना ही पड़ेगा, तो यही चलिए नोट कर लीजिए, ये इनके मेन स्थान है, ठीक है। अब इनके गुण आप नोट करिए, ये सारे वात के नॉर्मल गुण आप लोग नोट करिए अपनी नोटबुक में। रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म। मेरी अभी, हेलो हेलो, यस मैम। ओके, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था नेट। तो मैंने देखिए अभी तक आपको वात पित्त कफ के मेन स्थान बताए, ठीक है। तो वात का मैंने बोला मेन स्थान होता है पक्वाशय, पित्त का मैंने कहा मेन स्थान होता है आमाशय, और कफ का मैंने कहा मेन स्थान होता है क्या, क्या होता है कफ का मेन स्थान? पूरा कर दिया। उरह। ठीक है। उसके बाद मैंने अभी कहा है कि वात के आप लोग गुण नोट करिए, तो वात के गुण आप लोग फटाफट लिखिए। रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर। ये 8, ये 7 नोट कर लिए क्या? वात के नॉर्म, ये प्राकृत गुण है या भौतिक गुण जिसे हम कहते हैं। यस मैम। जल्दी से, हाँ ठीक है। उसके अलावा इसमें आप एक ये ऐड करिए परुष। परुष मतलब नोट कर लीजिएगा कि कठिन होता है इसका मतलब। उसके अलावा एक ये योगवाही भी आप लिखिए, ठीक है। योगवाही जो लिखा हुआ है ये परुष और योगवाही। योगवाही का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो कि गुण तो रखे ही, साथ में दूसरे के गुण भी रख ले। संस्कार क्या होता है? संस्कार में ये है कि सिर्फ जैसे संस्कार में क्या है कि सिर्फ जो भी हम उसको सिखा रहे हैं वही चीजें रखे या अच्छी चीजें रखे, तो संस्कार को आप रिलेट करिए हमको। उसके अलावा आप एक और चीज लिखिए कि योगवाही हम लोग और क्या क्या पढ़ते हैं, तो नोट करिए। इतना लिख लिया क्या, योगवाही और संस्कार क्या होता है? यस मैम। ठीक है। योगवाही मतलब अपने गुण प्लस सामने वाले के भी गुण, और संस्कार मतलब ओनली सामने वाले के गुण। अब इसके अलावा आप लिखिए योगवाही और क्या क्या होता है, तो योगवाही में लिखेंगे हम लोग वायु, घृत और मधु। ये 3 चीजों को योगवाही कहते हैं। वायु, वायु कहिए चाहे बात कहिए, वायु, घृत और मधु, ये 3 चीजें नोट कर ली। योगवाही होती है ये 3 चीजें, मतलब अपने गुण रखती है साथ में सामने वाले के भी रख लेती है। यस नो प्लीज बोलते रहिए। यस मैम। ठीक है। अब बात के आते हैं प्राकृत गुण, ठीक है। प्राकृत यहाँ से नहीं, यहाँ से। इसमें क्या होता है कि ये आप चाहिए तो इसे पूरा ही आप प्रिंट ही करवा लीजिएगा, वरना
नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फटाफट बताती हूँ। एक्चुअली जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी ना, वात पित्त कफ के प्राकृत कर्म, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली हम लोग वात पित्त कफ किन कारणों से बढ़ते हैं, और जब वो बढ़ जाते हैं तो किस तरीके के लक्षण वो हमको शो करते हैं। ये चीज हमको मेन यहाँ पे पढ़नी है, और आप इसको यहीं से बिल्कुल रटते हुए चलिए, क्योंकि ये पूरी चीज आपकी रोग निदान 2 को चलाएगी। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप रोग निदान 2 में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल के दिन वहां पे आएगा कि आप लोग वातज कफज सॉरी वातज कास के बारे में लिखिए या पित्तज कास के बारे में लिखिए, तो आपको वहां पे ये भी लिखना होगा कि वातज जो कास है वो हो क्यों रहा है, उसका निदान भी लिखना पड़ेगा, उसका कॉज भी लिखना पड़ेगा, फिर आपको लक्षण भी लिखने पड़ेंगे कि वात में कैसे लक्षण हो रहे हैं। तो ये चीज तभी आएगी जब आपको यहाँ पे पता होगा वात को बढ़ा कौन रहा है, और वात जब बढ़ जाता है तो लक्षण कैसे शो करता है, ठीक है। तो 1 मिनट। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, और हमें ये देखनी होती है चीजें कि हमेशा उसी चीज से वृद्धि होगी जो कि सेम गुण वाली होगी। तो मतलब वात को बढ़ाने वाली वही चीजें होंगी जो कि वात के गुणों के समान होंगी। और रोग निदान 2 के पेपर में हमेशा ही हमको जब निदान की हेडिंग डालते हैं तो वो 3 कैटेगरीज में डालते हैं, आहारज, विहारज और मानसिक। आहारज मतलब क्या खा रहे हैं, विहारज मतलब कैसी हमारी एक्टिविटीज है, और मानसिक मतलब हमारे ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है। तो आहारज में देखिए हम कैसे द्रव्य ले रहे हैं, रूक्ष ले रहे हैं, क्योंकि रूक्ष एक वहां पे वात का भी गुण है, तो यहाँ पे रूक्ष आएगा तो वात की वृद्धि, तो रूक्ष गुण का अति सेवन, ठीक है। कठिन द्रव्यों का अति सेवन हमने देखा है, परुष एक कठिन जो गुण है वो वात का गुण होता है, तो इसीलिए कठिन द्रव्यों का भी सेवन करेंगे अति सेवन, तो वो भी वात को बढ़ाएगा। मैंने बताया था वात पित्त कफ के लिए, मैंने ये बताया था कि कौन से रस से कौन सा दोष बढ़ता है। अगर आपने नोट नहीं किया है तो अभी फिर से लिख लीजिए, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, इसको लाइन से लिखिए 6 गुणों को, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। अब ऊपर के 3 जो है मधुर अम्ल लवण, ये तीनों बढ़ाएंगे कफ को, और बाकी नीचे के जो 3 है कटु तिक्त कषाय, ये बढ़ाते हैं वात को। इतना नोट कर लिया क्या? यस मैम। अब उसके बाद लिखिए कफ एंड वात आर अपोजिट, तो मतलब जो कफ को बढ़ाएगा वो वात को कम करेगा, और वात जिससे बढ़ेगी तो कफ उससे कम होगा। वात एंड कफ आर अपोजिट। तो हमने देखा मधुर अम्ल लवण कफ इंक्रीजिंग है, तो वात को क्या करेंगे ये, कम करेंगे। ऐसे ही कटु तिक्त कषाय हमारे वात इंक्रीजिंग है तो कफ ये डिक्रीजिंग हो जाएंगे। और पित्त के लिए लिख लीजिए पित्त कल, KAL, पित्त कल। तो कटु अम्ल लवण ये 3 रस पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, बाकी के जो है पित्त को कम करने वाले होते हैं। तो अब जैसे मैंने बताया कि कटु तिक्त कषाय द्रव्य जो है वात को बढ़ा रहे हैं, तो इसी तरीके से तिक्त द्रव्यों का सेवन करेंगे तो भी वात बढ़ेगा, कषाय का करेंगे तो भी वात बढ़ेगा, कटु द्रव्यों का भी सेवन करेंगे तो भी वात बढ़ेगा। उसके अलावा शीत, शीत जो है एक गुण होता है वायु का, तो यहाँ पे लिखा है कि हम लोग ज्यादा शीत का भी सेवन करेंगे तो वात का प्रकोप होगा। तो इस तरीके से ये सारे वही गुण है जो कि नॉर्मल वात के होते हैं, इनका सेवन करने से इस रूप का जो आहार है उसका अगर हम सेवन करेंगे तो हमारा वात बढ़ेगा। क्या आपको ये चीज समझ आ गई है? यस मैम। ठीक है। अब विहारज में क्या हो जाएगा कि कैसी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आप नोट कर लीजिए कि जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, ऑल फिजिकल एक्टिविटीज इंक्रीजेस वात, ऑल फिजिकल एक्टिविटीज इंक्रीजेस वात। अब और एक और चीज लिख लीजिए, खाली स्थान में, एम्प्टी एम्प्टी स्पेस में ऑलवेज वात, खाली स्थान में हमेशा वात आएगी, ये भी चीज लिखिए 2 पॉइंट, ठीक है। अब क्या है कि चाहे आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सब वात को बढ़ाने वाला है। तो देखिए क्या है विहारज में, क्या है, अति व्यायाम करेंगे, ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो भी वात बढ़ेगा। अब तर्पण, अब तर्पण का मतलब होता है लंघन, उपवास,
तो उपवास करें तो क्या होता है कि हमने खाना खाया नहीं, पेट हमारा खाली है, तो इसीलिए वहां पे खाली जगह है तो वहां वात आए, तो इस वजह से लंघन से भी अपतर्पण होता है, मतलब सॉरी, लंघन से भी हमारा वात बढ़ता है। ये समझ आया क्या ये वाला पॉइंट? यस मैम। उसके अलावा ऊंची जगह से गिरना, ये ऐसा कुछ खास बात नहीं है इसमें, ठीक है। भंग या अंग भंग मतलब इंजरी हो जाना, इसमें भी कोई बात नहीं है खास। धातु क्षय, अब देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा है कि जब कभी भी कहीं खाली जगह होगी तो वहां वात बढ़ेगा, तो धातु क्षय में क्या हो रहा है, धातु कम हो रही है। मान लीजिए 10 ग्राम आपकी बॉडी में रस धातु की स्पेस है, ठीक है, अब वहां पे 10 ग्राम न रह के केवल 8 ग्राम रस धातु है, तो 2 ग्राम की जगह जो है वो खाली हो जाएगी, यहाँ आके बैठ जाएगा वात। तो इस वजह से क्या है, जब धातु क्षय होता है तो भी वात बढ़ता है। ये पॉइंट आया क्या समझ में? यस मैम। उसके अलावा जागरण, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख लीजिए कि रात्रि जागरण से वात इंक्रीजेस, रात्रि जागरण वात इंक्रीजेस, और दिवा स्वप्न करेंगे, दिन में सोएंगे तो कफ इंक्रीजेस, ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने बड़ा, ठीक है। वेग विधारण, जब कभी भी हम वेग रोकते हैं, हमने पढ़ा है अष्टांग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, चरक में भी पढ़ते हैं कि ऐसे वेगों के बारे में बताया जाता है कि जिनको हमें नहीं रोकना चाहिए, ऐसी अर्जिस जो हमें नहीं रोकनी चाहिए, अगर उनको भी हमने रोका तो वहां पे भी हमारा वात का प्रकोप होता है। वो इसलिए है कि जैसे अगर आप माने कि वो जो वेग जिन्हें हमें नहीं रोकना चाहिए उसमें से एक हमारा छर्दी होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग क्या है, बॉडी से बाहर निकलने वाला काम है, ठीक है। अब वहां पे मलमूत्र है, वो भी बॉडी से बाहर निकलने का काम है। तो एक तो यहाँ पे भी मेरा पॉइंट छूट गया है कि वायु का जो मेन काम है वो मोशन से रिलेटेड रहता है, तो ये होते हैं कहीं ना कहीं इनमें वात का इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। इसीलिए कहते हैं कि जब वेग हम कोई रोक लेते हैं तो भी वात का प्रकोप होता है। उसके बाद अति बलवान से लड़ने से, इसका मतलब है कि अति साहस दिखाने से, हम ज्यादा ही जो हम काम नहीं कर सकते उसकी चेष्टा करेंगे, मतलब अगर हमारा कैपेसिटी है 10 किलो वजन उठाने की, उसकी जगह पे हम 100 किलो वजन उठा रहे हैं, तो वो हमारी कैपेसिटी से ज्यादा वर्क है, जितना हमारा पोटेंशियल है अगर उससे ज्यादा हम काम करेंगे तो भी बात बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा ये काल अनुसार, तो आप लिखिए, नोट कीजिए कॉपी में, स्टार्टिंग कफ, मध्य पित्त, स्टार्टिंग कफ, स्टार्टिंग कफ, मध्य पित्त एंड वात। अब इन तीनों के सामने एरो लगा के लिखिएगा, इन तीनों को मतलब होता है, इन तीनों का मतलब होता है भोजन, रात्रि और दिन से, भोजन, रात्रि एंड दिन, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि रात्रि का जो प्रथम पहर होता है, मतलब जैसे अभी ये इवनिंग, मतलब रात बस शुरू ही हुई है, अभी आधी रात तो नहीं हुई है, बस शुरू हुई है, ये क्या डिनर का टाइम रहता है जनरली, तो जब किसी चीज की शुरुआत होगी तो उस टाइम पे कफ बढ़ेगा। किसकी शुरुआत होगी, रात्रि की, चाहे शुरुआत कहिए, चाहे आप दिन की शुरुआत कहिए, चाहे भोजन की। देखिए भोजन की शुरुआत में कैसे, भोजन की डाइजेशन से रिलेटेड है। जब सबसे पहले अभी हमारे पेट में कोई भोजन नहीं गया, तो हमने जैसे ही सबसे पहले मुंह में एक बाइट लिया, ठीक है, खाने का जब एक बाइट लेते तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा सलाइवा उसमें मिक्स होके उसको सॉफ्ट कर, वो हमारे बॉडी के अंदर जा सके, ठीक है। उसमें कोई अगर हार्ड है तो उसको सॉफ्ट किया जाता है। तो बेसिकली होता ये कि जैसे ही हम मुंह में खाना लेते हैं, जैसे ही हम लोग बाइट लेते हैं, फर्स्ट बाइट जब हम लेते हैं, फर्स्ट बाइट या जितनी भी बाइट हम लेंगे, तो हर बारी हमारा सलाइवा उस खाने को, तो पहले तो हमारे टीथ काम करते हैं, ठीक है, उसके अलावा मेन जो एक्शन रहता है वो सलाइवा का रहता है। तो सलाइवा क्या करता है, उसको सॉफ्ट करता है, उसको मृदु बनाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, और कफ का हमको इतना तो पता ही रहता है कि कफ जो है ये स्निग्ध से रिलेटेड रहता है, मृदु रिलेटेड रहता है, ठीक है।
तो ये जो हमारा सलाइवा खाने को मृदु करा रहा है, बोलस बनाता है जिसे हम कहते हैं बोलस। तो ये जो बोलस हमारा सलाइवा बना रहा है उस खाने का बॉल जैसा जो भी हमने खाया है, उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट रहता है? हमारे कफ का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, इसीलिए बोला है कि भोजन की स्टार्टिंग में कफ रहता है। जब भोजन पचना चालू होता है तो मध्य में आता है पित्त, और जब भोजन पूर्णतया पच जाता है तो मतलब खाना पच गया, एंड हो गया डाइजेशन का, तो आता है वात, तब बढ़ता है वात। इसी तरीके से अगर मैं रात्रि का बताऊं तो रात्रि का जो प्रथम पहर है, मतलब कि जैसे ये अभी डिनर का टाइम जो जनरली हम लोगों का रहता है, ये 7 से 8 या 7 से आप 9 करीबन मानिए, 7 से 9 के बीच का, इस टाइम पे क्या है कि कफ का प्रकोप हुआ पड़ा है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए। रात्रि में क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जो हमारा डिनर का टाइम रहता है वहां पे ऑलरेडी कफ का प्रकोप का टाइम चल रहा होता है वो, और दही में भी क्या है, वो भी कफ प्रकोपक है, अभिसंधि है। अभिसंधि मतलब स्रोतसों को ब्लॉक करने वाली उसकी प्रॉपर्टी है। तो क्या होता है कि अगर हम इस रात्रि में डिनर के टाइम पे उसको खाएंगे दही को, तो दही भी कफ प्रकोपक, और जिस टाइम पे डिनर हो रहा है वो टाइम भी कफ प्रकोपक। तो इस वजह से दही हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, और तभी दही को ये रात में खाने के लिए मना करते हैं। ठीक है, तो अब रात का जो प्रथम पहर है, मतलब ये जो डिनर टाइम रहता है इन जनरल, तो यहाँ पे कफ का प्रकोप। जो आधी रात का टाइम, मतलब बीच का जो रात्रि होती है, जैसे 12-1 बजे का टाइम है, वहां पे पित्त प्रकोप रहता है। और जब रात्रि एंड होने वाली होती है, सुबह होने ही वाली होती है, जैसे 3-4 बजे का जो टाइम रहता है, उस टाइम पे वात का प्रकोप रहता है। इसी तरीके से अगर आप दिन में देखें तो जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम रहता है, 5-6 बजे का, या 5 से लेकर 7 बजे तक का, जो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, जब बिल्कुल भी सूरज वगैरह नहीं आया, तो उस टाइम पे कफ का टाइम रहता है, कफ का प्रकोप। जब सूर्य निकल जाता है तो पित्त का प्रकोप हो जाता है, और जब शाम होने लगती है तो वात का प्रकोप होता है। तो इस तरीके से चाहे दिन की स्टार्टिंग बोलिए, रात्रि की स्टार्टिंग बोलिए, या दिन की स्टार्टिंग बोलिए, हमेशा कफ प्रकोप है। तीनों के ही मध्य में, तीनों के अंत में वात का प्रकोप रहेगा। क्या ये चीज समझ में आई आप लोग को? यस मैम। ओके, नहीं आएगा तो आप बताइएगा, ऐसे शर्माने वाली कोई बात नहीं है। तो अब देखिए, काल के अनुसार भी इन्होंने बता दिया है कि वात कब बढ़ता है। ठीक है, एक चीज ये रह गई है कि ऋतुओं के अनुसार मैं आपको बतानी वायु संचय प्रकोप वाला, कल मैं उसे पक्का से ऋतुओं के अनुसार भी आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप रहता है, तो इसलिए लिखा वर्षा काल। उसके अलावा भोजन के जीर्ण हो जाने के पश्चात, भोजन मतलब जब पच गया है उसके बाद, अपरांत, अब ये लिख दिया इन्होंने अपरांत, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिन के अंत में, रात्रि के अंत में, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब में वात प्रकोप रहेगा। मानसिक निदान में क्या है, जितनी भी स्ट्रेस और डिप्रेशन रिलेटेड है सब कुछ आप लिख दीजिए। अति शोक, त्रास, त्रास मतलब ज्यादा ही भयभीत, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है वो, तो अति त्रास है, अति शोक है, जो भी हमारा स्ट्रेस लेवल से, जो भी डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, वो सारी चीजें आप यहाँ मानसिक निदान में लिख सकते हैं वात प्रकोप में, प्रकोप प्रकोपक में। ठीक है, समझ आ मैम गया ये क्या ये? हाँ बताइए। मैम ये वेग विधारण वाला पॉइंट एक और बार बता दीजिए। अच्छा देखो, आपको वो पता है कि 13 अर्जेस बताई थी वाग्भट ने कि जिसको नहीं रोकना चाहिए, चरक में भी था यस वो। मैम। तो यस मैम। उसमें क्या होता है कि अगर हम उनको रोकेंगे, देखो वो ऐसी चीजें जो बॉडी से बाहर निकलने वाली होती है। ठीक है, तो वो जो बॉडी से बाहर निकलने वाली चीजें हैं, तो उनमें क्या रहता है कि वात का इन्वॉल्वमेंट रहता है। हमारी बॉडी में जितना भी इमोशन से रिलेटेड काम है, वो सबका सब वात करवाता है। तो अब वो सारी चीजों को बाहर निकलना है, तो बाहर हम उसे निकलने नहीं दे रहे, मतलब वात का मार्ग हम रोक रहे हैं। वात को कह रहे हैं तू बॉडी से बाहर ही मत निकल। तो जब वो बॉडी से बाहर नहीं निकल रही है तो वो अंदर ही बैठी रहेगी, तो अंदर बैठेगी तो प्रकोप होगा। जैसे मैं बताऊं, मूत्र आप लीजिए, मल को देखिए, छर्दी को देखिए। ठीक है, ये सब क्या है, ऐसी चीजें जिसको हमें, अगर हमने ये सब बाहर निकलने वाली चीजें, तो इसको अगर रोकेंगे तो वात बॉडी में ही बढ़ेगा। उसके अलावा आप क्षुधा लीजिए, क्षुधा भी वहां पे था, तो क्षुधा क्या है, मतलब भूख। ठीक है, अब भूख क्या है, हम खाना नहीं खा रहे, पेट खाली है, पेट खाली है तो वात बढ़ेगा, जहाँ पे खाली जगह वहां पे भी वात बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो 13 के 13 वेग है, इन सभी में
किसी ना किसी लेवल पे वात का इन्वॉल्वमेंट है, और इसी वजह से कहते हैं कि वेग को रोकने से वात बढ़ता है। समझ आया क्या आपको? यस मैम। ठीक है। उसके अलावा एक बार आप ऐसा करिएगा कि जो ये 13 वेग है इसको एक बार खुद से एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि अच्छा इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, कि वात इसमें क्यों बढ़ रहा है। और जैसे मल मूत्र और इनका तो नॉर्मली मैंने बता दिया, बाकी जितने भी हैं तो उसको एक बार आप पढ़िएगा खुद से कि क्या इसमें ऐसा होगा कि जो वात बढ़ रहा है। फिर आप जब खुद से इसे एनालाइज करोगे एक बार, तो फिर आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, और जहां पे आप फंसोगे तो मेरे को क्वेश्चन पूछना, मैं बता दूंगी। ठीक। ओके मैम। अब देखिए वात के प्राकृत कर्म में बताऊं, ये दोनों पीडीएफ मैंने ग्रुप में सेंड कर दी है। इसको आप लैंग्वेज में लिख लीजिए, इसके तो आप नोट्स बिल्कुल बना ही लीजिएगा, वात टू इसके बेसिस पे ही चलेगा। ठीक है। तो अब देखिए वायु प्राकृत कर्म, जैसे मैंने बताया इसका जो भी काम है मेनली मूवमेंट से रिलेटेड। उत्साह मतलब जो भी एक्साइटमेंट वगैरह है, एक तो सिस्टम से रिलेट करते हैं बात को, और दूसरा हम इसका मोशन से रिलेट करते हैं हमारी बॉडी में। तो लिख लीजिए नर्वस सिस्टम और मोशन से इसको रिलेट किया जाता है। तो जैसे उत्साह है, उच्छ्वास निश्वास है, जैसे कि इंस्पिरेशन है एक्सपायरेशन है, मतलब मोशन का ही काम है, सांस अंदर आना है सांस बाहर जाना है। चेष्टाएं, जितनी भी एक्टिविटीज है चाहे मेंटल है फिजिकल है वाचिक है, सबकी सब बात करवाता है। धातुओं की सम्यक गति, धातुओं की सम्यक गति का मतलब है कि आहार रस जो बन गया है वो प्रॉपरली हर एक धातु पे पहुंचे, उसका पोषण हो, इस चीज का भी ध्यान हमारा वात रखेगा। उसके अलावा प्रवृत्त मलों का यथा समय व यथा मार्ग से निष्कासन, जो मल है उसको प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर अमाउंट में बॉडी से निकलवाने का काम भी वात का ही है। तो इस तरीके से वात के सारे मोशन से रिलेटेड काम होते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा वात की कहानी रहती है। अब एक पॉइंट ये रहता है कि प्रकोपित और वृद्धि, यहाँ पे हम प्रकोपित वात के भी लक्षण पढ़ेंगे और जो वृद्धि है वात की उसके भी लक्षण पढ़ेंगे। तो प्रकोपित वात देखिए, प्रकोप और वृद्धि में अंतर बस जरा सा इतना है कि प्रकोप में क्या होगा कि मैंने अगर आपने वो क्या कहते हैं षड क्रिया काल वाली अगर आप लोगों ने मेरा रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि एक ग्लास में पूरा ऊपर तक पानी भर देना, इस लेवल तक भर देना कि वो पानी गिरे भी ना और पूरा ऊपर तक भरा रहे, ये कहलाता है प्रकोप अवस्था। और वृद्धि अवस्था मतलब प्रसर अवस्था, मतलब पानी अब ग्लास से निकल के बहने लगा है। तो प्रकोपित अवस्था में वात अपने ही स्थान पे बिल्कुल पीक लेवल पे बढ़ चुका होगा। और जो वृद्धि होगी वात की, जब हम वृद्धि के लक्षण पढ़ेंगे तो वृद्धि के लक्षण मतलब वात अब अपनी जगह से हटके दूसरी जगह भी फैलने लगा है, वो इतना बढ़ गया। तो देखिए इसके लक्षण देखिए, प्रकोपित वात के मतलब अब अपने ही स्थान पे बिल्कुल पीक लेवल पे जब वात बढ़ गया है तो क्या होगा, नानाविध विकार से उत्पन्न अलग अलग तरीके की वातज व्याधियां होंगी। ठीक है। अब एक पॉइंट है बल वर्ण सुख आयु, तो ये आप नोट करिए, बल वर्ण सुख आयु, बल वर्ण सुख आयु, ये चार चीजें हमको मिलती हैं अन्न, लिखिए अन्न वात एंड रक्त। तो आप क्या लिख सकते हैं, अन्न से भी हमको बल वर्ण सुखायुषा मिलता है, बल भी मिलता है, वर्ण की भी वृद्धि होती है, सुख का मतलब है आरोग्य, कोई व्याधि से ग्रस्त नहीं रहते, और आयु मतलब हमारी आयु भी अच्छी होती है। तो अगर हमारा अन्न अच्छा है तो हमारी ये चारों चीजें बढ़िया है। अगर हमारा वात अच्छा है, वात का प्राकृत कर्म है इन चारों को बनाए रखना, हमारा ये चारों बढ़िया रहेंगे। अगर हमारा रक्त अच्छा है तो भी ये चारों बढ़िया रहेंगे। तो इस चीज को आपको ऐसे लिखना है। तो इन्होंने क्या, अब हमारा वात प्रकोपित हो गया है, ठीक है, अब वो अपनी बैलेंस स्टेट में तो है नहीं, ये चीजें तभी काम करेंगी जब कोई भी अपनी बैलेंस्ड स्टेट में हो, बढ़ेगा घटेगा हमेशा नुकसानदायक होगा। तो यहाँ तो अब बढ़ गया है तो इसलिए लिखा है बल वर्ण सुख आयु का उपघात, मतलब खत्म हो जाएंगी ये चीजें। मन दुखी रहेगा, इंद्रियों का नाश हो जाएगा। ठीक है, क्यों इंद्रियों का नाश होगा,
क्योंकि हमारा जो बात है इसको नर्वस सिस्टम से भी रिलेट करना है और मोशन से भी रिलेट करना है। तो नर्वस सिस्टम ही प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा तो हमारे सेंस ऑर्गन भी काम नहीं करेंगे। तो इंद्रियों का नाश, ये गर्भनाश, गर्भ में उत्पत्ति विकृति, ये 5, 6, 7 वाला पॉइंट कोई जरूरत नहीं करने की, बकवास है ये आपके लेवल अभी नहीं है। 3rd ईयर में इसको देखना सही रहेगा, अभी ये मत देखिए, कंफ्यूजन है फालतू। उसके अलावा भय है, शोक है, ठीक है, मोह है, प्रलाप है, प्राण नष्ट है, इस तरीके की सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती है वात प्रकोप में, जब वात बढ़ जाता है, ठीक है। प्रलाप का मतलब होता है ऐसी सारी विरुद्ध चेष्टाएं जो कि एक मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, नॉर्मली वो नहीं करते, जैसी हरकतें पागल करते हैं वैसी हरकतें जब करने लगे तो वो प्रलाप, ठीक है, असंबंध चीजें। उसके अलावा ये था जब अपने ही स्थान पे बढ़ जाए। अब मैं बताती हूँ वात वृद्धि के लक्षण, जब वो अब इतना बढ़ गया है कि वो बॉडी में फैलने लगे तो क्या है, ये दुबलापन लाने लगेगा, ठीक है, क्योंकि बल वर्ण सुख आयु सबका नाश हो चुका है तो अब हम दुबलापन होएगा। उसके अलावा कृष्ण कलर होगा, आप नोट कर लीजिए, कृष्ण एंड अरुण, कृष्ण एंड अरुण, ये दोनों कलर होते हैं वात के, कृष्ण एंड अरुण, ठीक है। तो त्वचा हमारी कृष्ण वर्ण की होने लगेगी। स्फुरण, स्फुरण होता है अ टाइप ऑफ पेन, ठीक है, बहुत तरीके के पेन होते हैं, प्रिकिंग पेन, थ्रॉम्बिंग पेन, टियरिंग पेन, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के पेन होते हैं। सारे तरीके के पेन आप, टियरिंग पेन, थ्रॉम्बिंग पेन, प्रिकिंग पेन, सुई चुभने की सी पीड़ा, ठीक है, फाड़ने की सी पीड़ा, फूटन, तोड़ने की सी पीड़ा, हजार तरीके की जितनी भी दर्द आपको पता है कि ऐसी ऐसी पीड़ा होती है, वो सब आप वात में लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है स्फुरण। उसके अलावा अब हमको वात है तो वात का एक गुण है शीत, तो शीत हम बहुत ठंड भी लग रही होगी तो इसीलिए अब हमें ठंड लग रही है तो उष्ण द्रव्यों की इच्छा करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे निद्रा का भी नाश हो जाता है। तो निद्रा का नाश यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने बताया है वात और कफ है अपोजिट, निद्रा आती है कफ से, तो अगर वात यहाँ पे बढ़ गया है तो ऑटोमेटिकली कफ हो गया होगा खत्म, तो जब कफ ही खत्म हो गया तो निद्रा का नाश भी होगा। बल भी हमारा फिनिश हो गया, ठीक है, विबंध, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये इसलिए क्योंकि अब हम हमारी बॉडी के अंदर ही वात बढ़ गया, उसको बाहर निकलने ही नहीं दे रहे हैं, अंदर ही बढ़ गया तो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन करेगा, ठीक है। शरीर में कंप करेगा, संज्ञा का नाश करेगा, ये सब सेंसरी रिलेटेड है। इंद्रियां उपघात, उसके अलावा अस्थियों में शूल होगा, मैंने कहा अलग अलग तरीके का पेन आप लिख दीजिए, ठीक है। मज्जा में शोष होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आद्यमान, आद्यमान आटो लिखिए, चलिए नोट करिए, आद्यमान आटो, और एक वर्ड और लिखिए आना। अब लिख लीजिए जरा, आद्यमान का मतलब है पेट फूलना, नो मल रुकावट, पेट फूलना, नो मल रुकावट। आप लिखिए आद्यमान में पेट फूलना, नो मल रुकावट, आटोप में लिखिए पेट फूलना एंड साउंड गुड़गुड़, ऐसे ही लिखिए जैसे मैं बता रही हूँ। आद्यमान एक ऐसी डिजीज है जिसमें कि पेट फूल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको कोई ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कत हो, ऐसी कुछ नहीं होती है, बस पेट फूल जाता है, वो होती है आद्यमान की सिचुएशन। अब आटोप ऐसी सिचुएशन है जहां गुड़ की आवाज भी आती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम आनाह कहते हैं, आनाह, आनाह एक ऐसी कंडीशन है जहां पे मल अवरोध होता है। तो ये 3 पॉइंट क्या आपने नोट कर लिए? यस मैम। ठीक, तो ये सब भी वात से रिलेटेड है। उसके बाद मोह है, दीनता, भय, शोक, प्रलाप, ये सब वही नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आज ही जाके इसको याद करिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो रोग निदान 2 तो बहुत ही आराम से आप लोग कर लेंगे, ठीक है, उसमें फिर दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं पित्त से रिलेट करते हैं, ठीक है, चलिए पित्त के अब हम प्राकृत गुण कर्म सब पढ़ते हैं।
तो पित्त का जो मेन स्थान मैंने बताया वो मैंने आमाशय बता दिया है, ठीक है। अब पित्त के कुछ गुण होते हैं, तो पित्त के गुण, एक मिनट, ये देखिए पित्त के गुण हैं ये वाले हमारे, स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर, कटु, ठीक है। यहां तक आपको बस इतने ही आपको ध्यान रखने। उसके अलावा नील और पील, ये दो इसके कलर होते हैं, सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा, उसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ओके, अब इसके पित्त के प्राकृत कर्म पहले देख लीजिए, ठीक है। पित्त क्या करता है, तो पित्त का सिर्फ, वैसे तो हम रिलेट करते हैं खाने के डाइजेशन से, ठीक है, लेकिन सिर्फ इतने ही तक पित्त सीमित नहीं है, इसका एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम रहता है। वो क्या रहता है देखिए, सबसे पहले तो दर्शन, ठीक है, देखने से रिलेटेड आलोचक पित्त जो होता है, सॉरी, जो आलोचक पित्त होता है वो दर्शन से रिलेट करते हैं, ठीक है। पक्ति, खाने को तो पचाता ही है। ऊष्मा, बॉडी का टेम्परेचर, जैसे जो हाइपोथैलेमस का काम रहता है ना ब्रेन में, बॉडी टेम्परेचर, वो यहाँ पे पित्त कर रहा है, ठीक है। भूख लगना, प्यास लगना, ये भी हाइपोथैलेमस वाले फंक्शन कर रहे हैं। उसके अलावा देह मार्दव कर्म, ठीक है, देह को, हमारे बॉडी को मृदु भी बनाता है, हमारी बॉडी में कांति लाता है, मन को प्रसन्न रखता है, ठीक है। धारण शक्ति बढ़ाता है, मतलब जो हमने याद कर लिया है, मतलब कोई चीज जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वो आप कितना उसको कैच कर पा रहे हैं, तो ये, और कैच करने के बाद आप उस कितने टाइम तक रख पा रहे हैं अपने अंदर, समझ के कितने टाइम तक आप धारण कर सकते हैं उस चीज को, वो है धारण शक्ति। और शरीर के प्राकृत वर्ण को भी बनाए रखता है, ठीक है। साहस है, रुचि मतलब खाने की इच्छा हो रही है नहीं हो रही है वो, फिर धी, बुद्धि वगैरह, ये सारे इसके प्राकृत कर्म होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके स्थान की, तो आमाशय इसका मेन स्थान आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम इसके बताएं कि ऐसी क्या चीजें हैं जिससे पित्त बढ़ेगा, तो अगेन वो ऐसी ही सेम चीजें होंगी जो कि पित्त के गुणों के समान होंगी, वो पित्त को बढ़ाएंगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वही मैंने बताया KAL, तो कटु, अम्ल, लवण, इन रसों का सेवन, ठीक है। उष्ण भोजन, विदाही भोजन, तो उष्ण मतलब वही गर्म, तो वो तो होता ही पित्त का लक्षण, मतलब पित्त का गुण। विदाही में मतलब ऐसी चीज जो दाह उत्पन्न करे, जलन उत्पन्न करे, तो ऐसा भोजन भी, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो मोमो की चटनी, ठीक है, तो विदाही अन्न। उसके बाद तीक्ष्ण भोजन आप लिख लीजिए कि एकदम तेज, तीक्ष्ण को कहीं ना कहीं हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं मिर्च वगैरह से, ठीक है। तो ये सब, उसके बाद ये जो तिल, अतीस, दधी, ये सब लिखा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे द्रव्य आ जाएंगे, तो आपको सिर्फ तीक्ष्ण भोजन तक ध्यान रखना है। अब काल के अनुसार तो भोजन जब पच रहा होता है उस दौरान, ठीक है। शरद और ग्रीष्म ऋतु स्पेशल होता है पित्त के प्रकोप के लिए। मध्य और अर्धरात्रि मतलब जो दोपहर का टाइम होता है दिन का, और कोई कुछ कह रहा है क्या? नो मैम। अच्छा अच्छा, ओके। तो यहाँ पे पित्त के प्रकोप के लिए वो टाइम बता दिया कि जब भोजन पच रहा है, वही मैंने बताया, दो स्पेशल ऋतु बता दिए, शरद और ग्रीष्म, और बोल दिया बीच रात्रि और दोपहर का जो टाइम होता है वो पित्त ये सब बढ़ाने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा विहार में ये कह दिया है कि क्रोध है, उपवास है, आतप है, ठीक है। स्त्री संपर्क यहाँ नहीं आएगा, ये चीज गलत है, क्योंकि जो ये स्त्री संपर्क है ये सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड है, वो भी एक तरीके की फिजिकल एक्टिविटी, और फिजिकल एक्टिविटी हमेशा ही वात को बढ़ाती है। तो आतप का मतलब होता है धूप का सेवन या आग सेकते हैं उसकी बात, वो भी ज्यादा तो पित्त बढ़ेगा। उपवास को ऐसे रिलेट करिए कि जैसे जो हमने खाना नहीं खाया, पेट में वात का प्रकोप हुआ, अब वो वात का प्रकोप एज अ ऑक्सीजन काम करेगा हमारी डाइजेस्टिव अग्नि के लिए। तो क्या करेगा, जिस तरीके से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग बहुत तेज हो जाती है, उसी तरीके से वो आयु की सॉरी उस वायु की प्रेजेंस में हमारी जो जठराग्नि है वो एकदम तेज हो जाएगी, तो इसीलिए उपवास भी विहारज निदान में आता है। क्या यहाँ तक आपको समझ आ गया? यस मैम। अब आती है प्रकोपित पित्त के लक्षण के बारे में, ठीक है। तो प्रकोपित पित्त के लिए क्या है,
पक्ति तथा अपक्ति, या तो डाइजेशन होगा अच्छे से या नहीं होगा, ठीक है, दिखाई देना या ना देना, जो इसके प्राकृत कर्म हमने पढ़े हैं उसी का ना प्राकृत रहना, वो ही चीज इसकी प्रकोप के लक्षण दिखाएगी। जैसे शरीर का ताप कम अथवा बढ़ जाना, बॉडी टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और जो हमारा नॉर्मल ये वर्ण बना के रखता है वो भी डिस्कलरेशन वगैरह हमारे दिख रहा है। उसके बाद हमें डर भी लग रहा है, शौर्य भी है, तो सब चीजें यहाँ पे मिक्स आने लगती है। जैसे क्रोध भी है और हर्ष भी है, मोह भी है और प्रसाद भी है, ठीक है, सुख भी है और दुख भी है, इच्छा भी है और द्वेष भी है। तो इस तरीके से जो इसके प्राकृत कर्म थे वो ही सब पलट के यहाँ पे हो जाते हैं प्रकोपित में। अब इसकी वृद्धि में भी यही सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं, थोड़ी सी अलग होती है, हम देख लेते हैं। जहां पे जिसे जो नहीं समझ आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। तो देखिए पित्त का क्या लिखा हुआ है, त्वचा का वर्ण पीत होना, ठीक है, येलो कलर हो जाएगा, शरीर का ताप बढ़ जाएगा। अब शीतल पदार्थ की यहाँ इच्छा होने लगेगी, आप रिलेट कर सकते हैं, गर्मियों में वैसे ही हमें ठंडा पानी चाहिए होता है, तो ऐसे ही शीतल पदार्थ, ठीक है। अल्प निद्रा होने लगेगी। अब यहाँ पे क्या है, निद्रा आती है कफ से, कफ का होता है शीत गुण। अब यहाँ पित्त बढ़ गया है तो मतलब उष्णता आ गई है, तो ये कर देगा कफ का नाश, तो इसलिए हो गई अल्प निद्रा, ठीक है। मूर्छा भी होती है इसकी वजह से, बल की हानि भी होती है, इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण करने में भी दुर्बलता आती है, ठीक है। मल मूत्र व नेत्र का भी पेल हो जा, सॉरी, पीत वर्ण का होना। ग्लानि है, ओज का विस्तृंस है, जैसे कि मैंने बताया था ओज की एक विकृति, वो, ठीक है। शीत अभिलाषा होना, सेम बात है। दाह, तिक्तास्यता, उसके अलावा तृष्णा है, प्यास लग रही है, क्रोध हो रहा है, ये सब पित्त के वृद्धि के लक्षण है। क्या ये समझ आ गया है? यस मैम। ओके। कल मुझे रोग निदान की एक्स्ट्रा क्लास लगानी है, तो आप मुझे बताइए कि कल आप लोग कॉलेज जा रहे हैं कि छुट्टी कर रहे हैं? मैम कल आप इवनिंग में ही रख लीजिएगा। 4 बजे से आ जाएंगे क्या आप लोग? 4 से 5:30? ठीक है मैम, रख लीजिएगा। बाकी झुमुक आप आ जाएंगे, प्रज्वल? मैं नहीं आ पाऊंगा। तो 4:30 से 5:30 में आ जाएंगे? मैम शाम को पॉसिबल नहीं है मैम, 5:30 के बाद ही हो पाएगा। ओहो, अच्छा। तो कमलेश आप कल सुबह की क्लास में आ जाती हैं, आ सकते हो क्या? मैं मॉर्निंग में रोग निदान पढ़ा दूंगी, कल चरक नहीं पढ़ाती हूँ मैं। सुबह मैम किस टाइम? आप कॉलेज कितने बजे जाते हो, उससे पहले रख दूंगी। मैम 6 से 7। 6 से 7, हाँ ठीक है, रख दूं? कॉलेज जाते हो कि क्लास रख दूं? मैम क्लास का टाइम रख दो 6 से 7। ओके, 6 से 7:30 चलेगा क्या? 7:30, हाँ मैम। जाना कितने बजे होता है? मैम मुझे 8 बजे जाना होता है। अच्छा ठीक है, तो प्रज्वल और झुमुक कल आप 6 बजे आ जाएंगे सुबह, चरक नहीं होगी कल। यस मैम, आ गया। ठीक है, चलिए कल सुबह 6 से 7:30 तक रोग निदान की एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, और फिर रात में भी होगी, क्योंकि मुझे ये रोग निदान फर्स्ट को खत्म करना ही है जल्दी, ठीक है। अब देखिए, आज वात पित्त कफ पूरा खत्म करती हूँ मैं, और आप इसको पढ़िएगा अभी रात में, ठीक है, थोड़ा सा एक बार रीड कर लीजिएगा, फिर याद बाद में कर लेंगे। चलो, तो ये अभी हमने पित्त के, उसके स्थान और उसका प्रकोप किससे होता है, और प्रकोप होने के बाद कैसे लक्षण होते हैं, तो ये वात और पित्त का देख लिया। अब आती है कफ की बारी, ठीक है। तो कफ में क्या होता है कि, एक मिनट, कफ का तो स्थान रहता है उरह प्रदेश, ठीक है, चेस्ट रीजन जिसको हम कहेंगे। अब गुण होते हैं गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छल और श्वेत, ये हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आते हैं, तो ये इसके गुण होते हैं, ठीक है। अब ये समान गुण वाली चीजें इसको बढ़ा देंगी,
तो अब देखिए, इसके पहले हम प्राकृत कर्म देखते हैं। तो मेन क्या रहता है इसका ना, ये इम्यूनिटी से एक तो हम कफ को रिलेट करते हैं, दूसरा इसका नरिशमेंट का हमारी बॉडी के लिए काम रहता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, शरीर का स्नेहन कर रहा है, ठीक है, बॉडी को स्नेहन कर रहा है, मतलब नरिशमेंट एक तरीके से दे रहा है। बंधन, बांधने का भी काम होता है। बांधने का मतलब आप समझिए कि जैसे चलिए इसका मैं अभी, मेरे को याद आएगा तो मैं एग्जांपल बताती हूँ। बंधन, श्लेष्मा का क्या कह रहे हैं आप? जैसे मैम श्लेष्मा कफ बांधता है संधियों को। हाँ हाँ, इस तरीके से भी आप इसको मान सकते हैं। एक तो आप ये मान सकते हैं, दूसरा क्या होता है कि जो मल मल है, पुरीश है, वो भी बंधा हुआ आता है। तो वो जो बंधा हुआ आ रहा है वो भी कफ की वजह से आ रहा है। इसको भी ऐसे भी रिलेट करते हैं। ठीक है, तो बांधने का हमें इस तरीके से रिलेट करना है बॉडी में। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जब डायरिया की कंडीशन होती है तो मल बंधा हुआ नहीं आता है, फ्लूइड रहता है। जो मल रहता है पुरीश, फ्लूइड कंटेंट ज्यादा रहता है उसमें। लेकिन नॉर्मल कैसे रहता है हमारी बॉडी में, बंधा हुआ मल रहता है। तो वो जो मल बांध रहा है या जो संधियों में है, वो सब हमारा इससे ही रिलेट करेंगे। समझ आया क्या? हेलो, यस मैम। बाकी समझ आ रहा है बाकी लोगों को कुछ? यस मैम। ठीक है, उसके अलावा स्थिरता भी दे रहा है, स्टेबिलिटी भी दे रहा है। जैसे मैंने कहा, इसे इम्यून सिस्टम से भी रिलेट करना। गुरुता दे रहा है, हैवीनेस भी दे रहा है, बॉडी वेट से रिलेटेड। ठीक है, वृषता दे रहा है, वाइटलिटी, वो ही सब इम्यूनिटी वाले फंक्शंस। बल दे रहा है, ये क्षमा, पेशेंस भी कफ दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा उदारता, ये सारी ये सॉर्ट ऑफ गुड क्वालिटीज जो है कफ से रिलेट कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, अलोभ है, संधि संलेषण है। ये संधि संलेषण इन्होंने यहाँ पे अलग पॉइंट दिया है। यहाँ पे बंधन से हमें वो मल बांधने वाला ही रिलेट करना है। ठीक है, संधि संलेषण मतलब यहाँ पे जॉइंट्स वगैरह को प्रॉपर रख रहा है। ठीक है, हीलिंग में काम कर रहा है, नरिशमेंट में काम कर रहा है। तो ये हमारे कफ के प्राकृत कर्म रहते हैं। तो अब अगर हम देखें इसके बढ़ाने वाले, इसको क्या रहते हैं, एक मिनट। तो देखिए इसमें क्या है, गुरु, मधुर, अति स्निग्ध, इन चीजें इसके सामान्य गुण वाली हैं, तो इसको बढ़ाएंगी। उसके अलावा आप ये सब क्या है, हाँ सर्पी का प्रयोग, ये तो हमें पता ही है, सर्पी मतलब घृत, तो वो भी स्निग्ध है तो ऑब्वियसली बढ़ाएगा। इसमें क्या बताना है। दही का सेवन आप लिख लीजिए, एक स्पेशल पॉइंट है, पता ही रहता है दही खाने से कफ बढ़ता है। उसके अलावा द्रव भोजन, ऐसा कोई खास बात नहीं। इक्षु विकार, इक्षु विकार मतलब है कि जो शुगर केन वगैरह, शुगर केन रहता है और शुगर केन से बने हुए प्रोडक्ट जैसे गुड़ है, चीनी है, इस तरीके की जो मधुर चीजें हैं, ऑब्वियस सी बात है कि ये शुगर केन से बनी है, इक्षु से बनी है तो मीठी ही होंगी। मीठी चीजें तो वैसे ही कब पर बता दिया, वो चीज दोबारा लिख दी है। ऐसी दुग्ध विकार का भी है, इसका भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, दुग्ध जो एक्चुअली होता है ना, गौ दुग्ध की बात करेंगे तो गौ दुग्ध के हमारे सारे के सारे गुण मैच करते हैं ओज के गुणों से। ठीक है, बाकी दुग्धों के भी अगर आप नॉर्मल मतलब नॉर्मली वो ओज से उस मैच करते हैं। और ओज और कफ को सेम, मतलब ऐसा कहते हैं कि जो प्राकृत कफ है हमारी बॉडी में, वो ओज की तरह काम कर रहा है, मतलब हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्राकृत कफ। तो इसीलिए ये कफ, ओज और ये दुग्ध वगैरह, इन सबको आपस में रिलेट किया जाता है। इसीलिए इसने लिख दिया है यहाँ पे कि दुग्ध विकार। ये जो वर्ड विकार है, इससे आपको ये बुरी चीज नहीं लेनी। दुग्ध विकार बोल रहे हैं मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, इक्षु विकार बोल रहे हैं तो मतलब शुगर केन और उससे बने हुए प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस तरीके की ये बात करें। तो आहारत समझ आ गया क्या? यस मैम। अब आप विहारज में लिख सकते हैं कि अधिक निद्रा करना। ठीक है, और आप लिख सकते हैं कि कोई एक्सरसाइज नहीं करना, कोई व्यायाम नहीं करना, उसके अलावा कोई घूमना फिरना नहीं है। ठीक है, सारा टाइम पड़े हुए रहते हैं। तो ये सब क्या है, विहारज निदान। काल के अनुसार वही कि दिन और रात्रि के
जो स्टार्टिंग का आदि काल मतलब स्टार्टिंग का, रात्रि में भी जो स्टार्टिंग का टाइम है वहां कफ बढ़ रहा है, मॉर्निंग में भी जो स्टार्टिंग टाइम है वहां कफ बढ़ रहा है। भोजन करने से, लिखा भोजन करने से, भोजन करने से मतलब भोजन जो हम कर रहे हैं, स्टार्ट जो हमने किया है, तो वहां पे सलाइवा जो है वो मिक्स हो रहा है, उसको बोलस फॉर्म में ला रहा है, तो वहां पे भी वसंत ऋतु में भी कफ बढ़ता है। तो ये इसके नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं प्रकोपित कफ के लक्षण, तो वही ये सारी चीजें शो करेगा। देखो, दृढ़ता, शिथिलता, मतलब जो इसका नॉर्मल फंक्शन है ना, वो शायद उसको भी शो करे, साथ में थोड़े बुरे वाले लक्षण भी शो करे, जैसे दृढ़ता है, ठीक है, ये कॉम्पैक्टनेस, बॉडी का बना के रखना स्ट्रक्चर का, ये इसका प्राकृत कर्म है। तो हो सकता है ये दृढ़ता भी शो करे और हो सकता है शिथिलता भी ये शो करे, लूज भी दिखे बॉडी को, ठीक है। उसके अलावा उपचय और काश्य हमको स्वस्थ भी कर सकता है, ठीक है, मोटा भी कर सकता है, कमजोर भी कर सकता है। कमजोर किस तरीके से करेगा, कोई बताएगा मेरे को? कफ कमजोर कैसे कर सकता है? सोचो कुछ। अग्नि से रिलेट कर लो, अब तो बता दो कफ कैसे करेगा। कफ कमजोर, हम अग्नि को मंद कर देगा वो। हाँ, अग्नि मंद होगी तो एक मिनट, हाँ ये थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, इसमें क्या होता है कि अग्नि मंद कर देगा तो अब इंसान खाना ही नहीं खाएगा, जब खाना ही नहीं खा रहा है धातुओं का पोषण ही नहीं होगा, धातुओं का पोषण नहीं हो रहा है तो धातु क्षय की कंडीशन बनेगी, तो धातु क्षय की कंडीशन अगर बनेगी तो फिर कमजोरी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे ऐसे रिलेट करते हैं, ठीक है। फिर उत्साह भी करवा सकता है, आलस्य भी करा सकता है, ठीक है, वृषता भी करवा सकता है और क्वीलता भी करवा सकता है। मतलब कि क्या कहते हैं इसको, देखो ये वृषता को इसीलिए रिलेट किया जाता है ना, क्योंकि जो शुक्र के गुण होते हैं, शुक्र के जो प्राकृत गुण होते हैं वो कफ से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या शुक्र की वृद्धि भी हो सकती है, और अगर वो ज्यादा हो गया तो वो शुक्र का नाशक भी बन जाएगा। तो इसलिए लिखा है कि वृषता और क्लीवता, ठीक है। वृषता मतलब शुक्र के लिए अच्छा, और क्लीवता मतलब शुक्र नाशक एक तरीके से। उसके अलावा ज्ञान विज्ञान के लिए भी रहता है, ओके। उसके अलावा बुद्धि और मोह, तो ये आपको ऐसे लिखना है कि जो इसके नॉर्मल कर्म है ये वो तो कर सकता है, शायद उसके खराब भी शो करे, तो ये है प्रकोपित में। अब अगर हम बात करें वृद्धि की, मतलब वो इस लेवल तक बढ़ गया कि अब अपनी जगह छोड़ के भागने लगा है यहाँ वहां, तो ये होता है त्वचा को श्वेत वर्ण का कर देगा, एक स्पेशल कलर होता है हर चीज का, आप नोट कर लीजिए। वात का तो मैंने बताया था काला और अरुण, ठीक है, रेडिश और ब्लैक टाइप का वात का जनरली रहता है। पित्त का लिख लीजिए पीला नीला हरा, पीला नीला हरा, ये पित्त का कलर रहता है। और कफ का स्पेशल कलर है व्हाइट, श्वेत, ठीक है। करा क्या नोट? यस मैम। ठीक है, अब देखिए इसलिए लिखा है तो बच्चा यहाँ पे श्वेत हो जाएगी। अब शीतलता का अनुभव होगा, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर शीतलता का अनुभव हो रहा है तो मतलब हमें उष्ण चीजों की इच्छा होगी। फिर स्थिरता आ जाएगी, स्थिरता मतलब ये स्टेबिलिटी को आपको ऐसे नहीं समझना, आप ऐसे समझिए कि सॉर्ट ऑफ जकड़ाहट टाइप होने लगेगी बॉडी में, ठीक है, तो वो है ये स्थिरता। ये स्टेबिलिटी ही होने लगती तो कफ वृद्धि तो अच्छी हो जाती। ठीक है, उसके अलावा गुरुता, बॉडी में भारीपन लगने लगेगा, ठीक है, अवसाद, डिप्रेशन होने लगेगा, तंद्रा, आलस आने लगेगा, यॉर्निंग वगैरह करने लगेंगे।
उसके अलावा निद्रा बहुत आने लगेगी, संधियां शिथिल हो जाएंगी, ढीली हो जाएंगी, इतना ज्यादा कफ वहां पे हो जाएगा। उसके अलावा स्थौल्य हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, आलस आएगा, ठीक है, श्रोतस अवरोध होने लगेंगे, श्रोतस जो है वो ब्लॉक होने लगेंगे। फिर श्रोतस मतलब कि वो चैनल जिससे कि हमारी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है। उसके अलावा एक मिनट, ठीक है, इसके अलावा मूर्छा यहाँ पे भी देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है, श्वास है, कास है, ये सारी ना रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर हमको देखने मिलेगी यहाँ पे। उसके अलावा कफ प्रसेक, कफ प्रसेक मतलब कफ बहुत ज्यादा निकलने लगेगा बॉडी से, ऐसा कुछ कह सकते हैं कि जैसे मल में कफ निकल रहा है, ठीक है, वॉमिट कर रहे हैं उसमें कफ निकल रहा है। हल्लास, एक्चुअली हल्लास इन्होंने नौजिया लिखा तो है, लेकिन हल्लास एक्चुअल में नौजिया नहीं होता है। नौजिया आने से पहले जो वो जी मचलना सा होता है, मतलब नौजिया कह रही हूँ, हाँ यहाँ पे नौजिया ही लिखा, मुझे सॉरी, मुझे लगा कि इन्होंने यहाँ पे वॉमिटिंग लिखा है, नौजिया ही लिखा है, ठीक है। हल्लास का मतलब नौजिया होता है कि उल्टी करने से पहले जो वो जी मचलता है, वो ये चीज नौजिया कहलाती है, उसी को हल्लास भी कहते हैं। और अग्निशांत मतलब वही अग्निमांद या अग्निशांत सेम वर्ड। क्या समझ आ गया ये आपको? हेलो, यस मैम। अब यहाँ पे ना इसके क्षय के भी लक्षण है, मैंने देखा नहीं था, तो अब वात क्षय, पित्त क्षय और कफ क्षय देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वात क्षय, मैम ठीक है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। आवाज कट रही है क्या? नहीं मैम, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओ सॉरी सॉरी, ठीक है, अभी हो रही है? यस मैम। ठीक है, अब हम लोग वात पित्त कफ के हमने देख लिया, उसका नॉर्मल गुण क्या है, उसके स्थान कहाँ पे है, क्या चीज उसको बढ़ाएगी, और बढ़ने के बाद कैसे लक्षण आएंगे, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जब इनका क्षय, वात का क्षय है, पित्त का क्षय है, कफ का क्षय है, तो क्या हमको देखने मिलेगा। तो जैसे वात है, ठीक है, वात को रिलेट करना है नर्वस सिस्टम से और मोशन वगैरह से इसको रिलेट करेंगे। तो अब देखिए वात जब कम होएगा तो क्या होगा, चेष्टाओं का मंद हो जाना, कोई एक्टिविटी नहीं रहेंगी, ठीक है। वाक शक्ति का दुर्बल होना, जो भी हमारी मानसिक है, शारीरिक है, वाचिक जितनी भी हमारी क्रियाएं, चाहे हम बोल रहे हैं, मेंटल लेवल पे सोच रहे हैं, फिजिकली कोई काम करें, वो सब हमारा वात रिलेट करवाता है। तो यही नहीं काम करेगा तो हमारी सारी चेष्टाएं, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो कम हो जाएंगी। और क्या होगा, हम बोल नहीं पाएंगे, वाक शक्ति दुर्बल हो जाएगी, ठीक है। हर्ष का अभाव हो जाएगा, संज्ञा का भी नाश हो जाए, क्योंकि इंद्रियां भी हमारी सेंसरी नर्वस मतलब नर्वस सिस्टम में हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी। तो जब हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली नहीं फंक्शन कर रहा है तो वो भी दिक्कत होगी, ठीक है। प्रसिक, अब मैं आपको बताऊं, आप वात के क्षय में कफ का प्रकोप के लक्षण लिख सकते हैं, और कफ के क्षय में वात प्रकोप के लक्षण लिख सकते हैं। क्या समझ आ रहा है मैं कह रही हूँ? समझ पा रहे हैं क्या? यस मैम। इसको लिख लीजिए, वात क्षय कफ प्रकोप, और अगर कफ क्षय में बोलूं तो वात प्रकोप। देखिए मैंने लिख भी दिया है कि कफ का क्षय में हम लोग वात प्रकोप लिख सकते हैं, कि वात और कफ अपोजिट होते हैं। समझ आया क्या? यस यस मैम। मैम। झुमुक आपको समझ में आ रहा है क्या? हेलो, यस मैम। ओके ओके, ठीक है। अब देखिए इसे पढ़ेंगे तो हम कफ से रिलेट कर पाएंगे, जो हमने कफ प्रकोप में पढ़ा होगा। चलो एक बस एक अलग चीज हमें सब में देखने के लिए मिलेगी, नोट कर लीजिए। वायु विषम अग्नि, वायु विषम अग्नि, कफ मंदाग्नि, और पित्त
तीक्ष्ण अग्नि। ठीक है, अब मैं इनका मतलब बताऊं। विषम अग्नि का मतलब है कभी बहुत ज्यादा, कभी बिल्कुल ही नहीं। कभी बहुत ज्यादा, कभी बिल्कुल ही नहीं। तो अगर कोई इंसान है जिसकी विषम अग्नि है, तो कभी उसे भूख बहुत ज्यादा लगेगी, कभी भूख ही नहीं लगेगी। और अगर हम बात करें कफ की, तो कफ से है अग्निमंद, तो अग्निमंद में भूख ही नहीं लगती है। और फिर हम बात करें अगर पित्त की, तो इसका मतलब है तीक्ष्ण। तो तीक्ष्ण का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा भूख लगती है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इसमें से बेस्ट अग्नि कौन सी होती है? हेलो, कौन सी और अच्छी है? हाँ बताइए। तीक्ष्ण या मंद होगी। नहीं नहीं, इसमें से कोई भी अच्छी नहीं है। देखिए, अब मंदाग्नि क्या है कि उस पेशेंट को भूख ही नहीं लग रही है। आप सोचिए, भूख ही नहीं लग रही है, वो खाना ही नहीं खाएगा, तो उसकी ना उसका आहार रस रहेगा, ना उसकी धातुएं बनेगी, तो ये उसके लिए बुरा है। ठीक है, अब आप बात करेंगे तो तीक्ष्णाग्नि की। तो तीक्ष्णाग्नि क्या है? सारा टाइम खाना 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 खाना। जब उसको खाना नहीं मिलेगा, उसकी बॉडी क्या करेगी? उसकी धातुओं का भक्षण करने लगेगी, उसकी धातुओं को नष्ट करने लगेगी। तो तीक्ष्ण अग्नि भी बुरी। ठीक है, अब अगर बात करें विषम अग्नि की, तो विषम अग्नि में क्या है? कभी धातुएं बनेंगी, कभी नहीं बनेंगी, क्योंकि विषम अग्नि मतलब कभी उस पेशेंट को भूख लगेगी और कभी उसे भूख नहीं लगेगी। तो जब भूख लगेगी वो खा लेगा, धातु बन जाएगी। जब भूख नहीं लगेगी तो वो नहीं खाएगा और धातु नहीं बनेगी। तो ये तीनों ही तरह की अग्नि बुरी अग्नि मानी जाती है। बेस्ट अग्नि हमेशा ही सम अग्नि को कहते हैं। ठीक है, जिसमें वात पित्त कफ सब बैलेंस्ड हो। तो सम अग्नि जो है वो बेस्ट अग्नि होती है। ये तीनों ही हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, इसीलिए इनको बुरी अग्नि के लिए बोला जाता है। ठीक है, समझ आया क्या? यस मैम। यस मैम। तो अब मैं आपको बताऊं, तो ये जो वात क्षय कफ क्षय है, ठीक है, इसको आप पढ़ के आएंगे खुद से, ये आपका होमवर्क है। तो आप वात क्षय को रिलेट कर पाएंगे कफ प्रकोप से, और आप उसको, अगर हम बात करें कफ क्षय की, तो उसे रिलेट कर पाएंगे वात प्रकोप से। ये दोनों ही पीडीएफ मैंने ग्रुप में सेंड कर दी है, मैं दोबारा इसको हाईलाइट मार्क कर दूंगी, तो आप ये दोनों पढ़ के आइएगा। जहां जहां पॉइंट आपका फंसेगा तो मेरे को क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं उसको जस्टिफाई करके कैसे उसका आंसर रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब मैं सिर्फ यहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ पित्त के लिए। तो पित्त के क्षय में क्या होगा? इसमें हम वात और सॉरी वात और कफ दोनों के लक्षण हम यहाँ पे पाएंगे। तो देखो क्या है, मतलब दोनों के बड़े हुए लक्षण हम यहाँ पाएंगे। तो शरीर का ताप कम हो जाएगा ऑब्वियसली, अग्नि दुर्बल हो जाएगी। तो क्या है, हम कह सकते हैं कि या तो हमारी वात की वजह से दुर्बल हो रही है या कफ की। वात की वजह से इसलिए क्योंकि वात की तो विषम अग्नि है, तो दुर्बल भी हो सकती है और तेज भी। तो अग्नि का ताप भी कम हो रहा है, अग्नि भी दुर्बल है, प्रभा का भी क्षय है, शरीर में स्तब्धता है, शरीर में जकड़ाहट है, शरीर को मृदु, शरीर के लिए मोशन कार मतलब मोशन के मतलब बॉडी को फ्लेक्सिबल, सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबल बनाने का काम है पित्त का। तो जब यही कम ने है तो स्तब्धता आएगी, जकड़ाहट आएगी। ठीक है, शीतता, ठंड लगेगी। ठीक है, बहुत पेन होगा। मैंने आपको बताया पेन जो है हमारा वात का है, वात बढ़ा हुआ लक्षण है। तो पित्त कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वात कफ के बढ़े हुए के लक्षण दिखेंगे। तो यहाँ नोटिस करेंगे आप। अरोचक, भूख ना लगना, अगेन अग्निमांद की सिचुएशन। ठीक है, अविपाक, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ये कफ के प्रकोप से दिख रहा है। ठीक है, अंगों में परुषता, हमारे अंग जो है वो कठोर हो जाएंगे, ये भी हमारा वायु की वजह से, वायु का गुण है परुष। कंप, ठंड लगेगी, गौरव होगा, भारीपन रहेगा। ठीक है, नख नयन सबका सफेद, सब वात के पित्त सॉरी श्वेत वर्ण होता है कफ का। तो ये कफ के, आपने नोटिस किया कि ये 12 में से 6 तो ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं कफ से रिलेट होंगे और 6 से रिलेटेड। तो जब कभी भी पित्त का क्षय होगा तो कफ और वात दोनों ही बढ़ेंगे आके। समझ आया क्या? यस मैम। ओके, जहाँ नहीं समझ आएगा तो बताइएगा मुझे। ठीक है, अब
ये सब अभी तक मैंने वात पित्त कफ का, उनका गुण, उनके स्थान, प्राकृत कर्म, वृद्धि के कर्म, क्षय के कर्म, क्या चीजें उनको बढ़ा देती हैं, ये सब कुछ बता दिया। अब इसको आप अच्छे से पढ़ के आइएगा। कि बस अब मैं एक लास्ट टॉपिक और पढ़ा रही हूँ कि इनके जो 5 भेद होते हैं, वायु के, पित्त के, कफ के, ये मैं पढ़ा देती हूँ, तो वात पित्त कफ खत्म होगा। आज सिर्फ मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, इसको अच्छी तरीके से आप पढ़िएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वात के लिए, ठीक है। तो वात में भी हमारी 5 टाइप्स की वात होती है, ये पता है आपको क्या क्या होती है? प्राण वायु, उदान वायु, और इतना तो आगे बताओ। अपान वायु। समान वायु, हाँ। और एक बची है। हम्म, ज्ञान उदान समान अपान। हम्म चलिए कोई बात नहीं। देखिए, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु, 5 वायु, ठीक है। इसके लिए आप एक नोट कर लीजिए कि प्राण वायु, चलिए अभी इसके यहीं पढ़ेंगे, स्थान में पढ़ते कहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली यहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए हमें। आप में से वो वाली बुक किसके पास है, क्या नाम है उसका, अजय कुमार शर्मा की बुक है आपके पास? हाँ मैम है। और बाकी लोगों के पास है? और किसी को भी निक्की नहीं आ रही बुलानी है, क्या? निक्की बुलानी का है मुझे। ओह, रुको, इसे प्रज्वल को कहती हूँ रीज्वाइन करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं से ही बता देती हूँ, ठीक है। जो ऐड करवाना होगा तो करवा दूंगी। तो प्राण वायु का आप स्थान लिख लीजिए कि इसको नाभि से ऊपर, सॉरी, हृदय से ऊपर मानते हैं। तो हृदय, मुख, सिर, जिह्वा, नासिका, कंठ, ये सब क्या, ये सब का सब होता है हृदय से ऊपर। एक मिनट, क्या इसे तो प्राण वायु का स्थान होता है हृदय से ऊपर। अब आप देख लीजिए क्या लिखा है, आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही यस है मैम, क्या? यस मैम। ठीक है, मैम आ रही है। तो ठीक, क्या है, लिख लिया ना आपने, हृदय से ऊपर लिख लिया। यस मैम। अब देखिए इसमें क्या है, हृदय, मुख, सिर, जिह्वा, नासिका, कंठ और उरा, ये सब हृदय से ऊपर वाली जगह, और यही हमारा प्राण वायु रहता है। तो देखिए, वो जो मैंने आपको बताया थे ना स्थान, वो थे इन जनरल। अगर कोई पूछे वायु कहाँ है, तो आपको बता देना है कि कहाँ पे होती है वायु, पक्वाशय में, ठीक है। अगर आपसे कोई पर्टिकुलरली पूछ ले, नहीं तो मुझे प्राण वायु का स्थान बताओ, तब आपको कहना है कि हृदय प्रदेश से ऊपर, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक रहता है, वो सामान्य है, लेकिन ये बिल्कुल विशिष्ट है, बिल्कुल स्पेसिफिक बता देगा। यहाँ पे आएगा। अब देखो ये रहता है, ठीक है। अब इसके काम क्या होते हैं, जो भी हृदय से ऊपर काम हो रहे हैं वही कराएगा। जैसे श्वास कर्म है, ठीक है। आहार कर्म है, मतलब आहार कर्म का मतलब खाना कर रहे हैं, निगल रहे हैं, वो काम, ठीक है। मूर्ध्व और ऊर्ध्व जत्रुगत इंद्रियों का नियमन, मतलब कि जो भी हमारी ऊपर की ये इंद्रियां हैं इनका कंट्रोल वगैरह, ठीक है। बुद्धि व हृदय का नियमन, मतलब हमारे ब्रेन से रिलेटेड, हार्ट को भी कहीं ना कहीं। उद्गार, डकार की प्रवृत्ति, ठीक है। थूकने की प्रवृत्ति, देह का धारण करना, ये चीज आप छोड़ दीजिए। चलिए ऐसे कर लीजिएगा, ऑक्सीजन तो मिलेगा ही, प्राण मतलब ऑक्सीजन है, तो देह धारण कर पाए। अब ये है प्राकृत कर्म। अब विकृत कर्म क्या होंगे, ये अगर ये श्वास करवा रहा है, ठीक है, श्वास है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन है, तो रिलेटेड व्याधियां भी होंगी इसके बुरे में, जैसे श्वास, कास।
आहार निगलवाने का काम करवा रहा है, तो इससे रिलेट हमको आहारज कुछ निदानों में भी देखने के लिए, व्याधियों में भी ये देखने के लिए मिलेगा। तो लिखा है। फिर लिखा है कि जैसे इंद्रियों को काम करवा रहा है, तो अगर ये इंद्रियां कृत अवस्था में आ गया तो इंद्रियां को ग्रहण नहीं कर पाएंगी, सेंस ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, तो विषय अक्षमता। ठीक है। उसके अलावा ब्रेन और हृदय के लिए भी ये कंट्रोल कर रहा है, तो अब वहां भी नहीं रोग काम करेगा तो हृदय और मानसिक रोग भी होंगे। इसी तरीके से उद्गार की प्रवृत्ति है, ठीक है, तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उद्गार नहीं होगा। थूकने की जो प्रवृत्ति है वो भी फिर नहीं होगी, और देह धारण करवा रहा है, जीने मतलब सांस वगैरह लेने, ऑक्सीजन जितना इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं होगा तो डेथ हो जाती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन में डेथ हो जाती है। तो वही है कि जब नहीं होगा ये, इसका कर्म, ये होते हैं इसके प्राकृत और विकृत कर्म प्राणवायु के। समझ आया क्या? यस मैम। यस मैम। अब बात आती है उदान वायु की। उदान वायु के लिख लीजिए, नाभि से हृदय तक, नाभि से हृदय तक, ये इसका स्थान है, नाभि से हृदय तक। मतलब या तो आप ये लिख लीजिए, या लिख लीजिए हृदय और नाभि के बीच में, हृदय और नाभि के बीच में। ये नाभि से हृदय तक उल्टा लगेगा, तो आप उसको काट के कर लीजिए, हृदय ऊपर से, मतलब पूरा ऊपर से लेके हृदय तक पड़ा, अब हृदय तक रहता है उदान वायु। ठीक है। अब देखो क्या लिखा है। उदान वायु कहाँ है? नाभि है, उरा है, कंठ है, यहाँ सब रहता है। इसके अलावा अब देखो क्या है, स्पेशल स्थान इसका कंठ बोल दिया है, तो भाषण, गान आदि वाणी से जितना मतलब बोलने से रिलेटेड काम इसके हैं। प्रयत्न करना, प्रवृत्ति प्रयत्न करना, ठीक है, ये वही बात है कि बोलने से रिलेटेड कार्य इसके हैं। ऊर्जा मतलब कि शक्ति देने का कार्य इसका है। बल का वर्ण जो है वो इसकी वजह से, ठीक है, बल है, वर्ण है, ये सब इसकी वजह से। स्मृति देना मतलब कि हमारी मेमोरी पे काम करना, इसकी वजह से। तो ये इसके काम है। अब जब ये इसकी प्राकृत नहीं करेगा तो अब ये विकृत करने लगेगा, बोलने में असमर्थ, ठीक है, नास व कंठ आदि की चेष्टाएं नहीं हो रही हैं, ठीक है। अब बोल दिया इसके स्पेशल कार्य रहते कि ऊर्ध्व जत्रुगत विकार होना, मतलब कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स हैं, या आप कह लीजिए कि ऊपर के जो हमारे डिसऑर्डर्स हैं, उन सब में ये काम करता है, ठीक है। उसके अलावा बल और वर्ण हमारा नष्ट होगा, स्मृति भी नष्ट होगी। हास्ट का मतलब होता है नष्ट होना, खत्म होना। ये समझ आया क्या? यस मैम। यस मैम। अब समान वायु, समान वायु का हम लिखेंगे, बेसिकली इसका हम लोग मेन स्थान मान सकते हैं कि पेट में, ठीक है। ये वो वाली जिसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है आग जलाने के लिए, तो वो जो अग्नि मतलब जो वायु जरूरी है आग जलाने के लिए, तो ये वही है, ठीक है। तो आप समान वायु लिख लीजिए कि आग जलाने के लिए, तो ये हमको चाहिए होता है। सेकंड, तो देखिए क्या लिखा है, स्वेद वह, दोष वह, अम्बु वह, अर्थात समान वह। तो आप लिख लीजिए कि स्रोतसों में रहती है समान वायु, स्रोतस है इसका मेन स्थान, ठीक है। आमाशय, पक्वाशय, ये सभी रहता है। उसके अलावा अब वैसे यहाँ पे इन्होंने स्रोतस लिखा, आप एक चीज और ऐड कीजिए, आमाशय, पक्वाशय एंड स्रोतस, आम पक्वाशय एंड स्रोतस, ये लिख लीजिए इसका स्थान, आमाशय, पक्वाशय एंड स्रोतस। लिख लिया क्या? यस मैम। ठीक है। तो अब क्या है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव फायर से रिलेटेड है, हमारी जठराग्नि से रिलेट करें, तो हम लिख कह देते हैं कि अन्न को ग्रहण कर पचाना, ठीक है, उसको ग्रहण करके उसको डाइजेस्ट करवाना, जठराग्नि को बल देना, आहार रस व मल मूत्र का विवेचन करवाना, ये सारे काम इसके नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव फायर से रिलेटेड है।
अब जब ये काम नहीं करेगी तो क्या होगा? भोजन के पाचन में विकृति आना, जठराग्नि की दुष्टि, अग्निमांद हो जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा। ठीक है। गुल्म, अतिसार, ग्रहणी, ये सब क्या है? एक्चुअली ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स हैं, तो ये सब होने लगेंगे। ये अग्निमांद, अजीर्ण, गुल्म, अतिसार, ग्रहणी, ये सभी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिसऑर्डर हैं, ये सब होने लगेंगे। मल भाग की वृद्धि व रस का क्षय होने लगेगा। ठीक है। ज्यादा मात्रा में मल वगैरह होने लगेगा, रस क्षय होने लगेगा, जो भी इसके प्राकृत कर्म है उसके उल्टे काम ये करने लगेगा। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ हेलो। मैम। ओके, चलिए मैं सिर्फ ये बात करवा देती हूँ, मुझे अब लग नहीं रहा है कि मैं इतना सारा करा पाऊंगी, तो बात करवा देती हूँ पूरा, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा फिर। अब देखिए व्यान वायु की बात आती है। ठीक है, तो व्यान वायु सर्व शरीर में रहती है। ठीक है, सारे शरीर में व्यान वायु, देखो लिखा भी है सर्व शरीर। अब क्या है? तो पूरे शरीर में है, तो रस व रक्त का संवहन कराना, बॉडी में रस व रक्त धातु को पूरी बॉडी में घुमाने का काम, संवहन मतलब घुमाने का, सब जगह पहुंचाने का। स्वेद का स्वरण, स्वेद निकालने का भी इसी का काम है। संधियों की गति, जॉइंट्स में मूवमेंट इसकी वजह से है। आक्षेप आक्षेप व उत्क्षेप करना मतलब हाथ पैरों का हिलाना, वो। ठीक है। निमेश और उन्मेष करना, जो हमारी आईलेट्स होती है उनका पलके जो झपकाना है वो उन्मेष और निमेश और उन्मेष कहलाता है। ठीक है, आईलेट्स का झपकाना। उसके अलावा अब ये जब नॉर्मल कर्म नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? सम्यक संवहन नहीं होने से सर्व शरीरगत विकार, वही कि रस और रक्त सब जगह पहुंचा रहा है, तो जब नहीं पहुंचाएगा तो उनसे हमें विकार होने लगेंगे। एग्जाम्पल दिए जैसे पक्षवद, अर्धवेदक, ये सब पैरालिसिस हैं एक तरीके के, तो ये सारे हमें होने लगेंगे। फिर बोला है स्वेद नहीं निकलेगा, तो मतलब स्वेद को ये निकालने का काम कर रहा है। ठीक है। अब अगर इसकी विकृति हो गई है, या तो बहुत ही ज्यादा पसीना निकलेगा या पसीना बिल्कुल अल्प निकलेगा, नेग्लिजिबल। संधियों में मूवमेंट करा रहा है, जॉइंट्स में मूवमेंट करा रहा है, तो अब क्या करेगा? या तो बहुत ज्यादा गतिशील करवा देगा या बिल्कुल गतिहीन करवा देगा उनको। ठीक है। अब मांसपेशियों में भी क्या है? जैसे हम कहा है आक्षेप उपक्षेप, मैंने कहा हाथ पैर हिलाने का जो काम है वो तो इसमें मांसपेशियों का प्रसरण व आकुंचन सम्यक रूप से नहीं होगा, मतलब रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है। निमेश उन्मेष करा रहा है, आईलेट्स का जब नहीं होगा तो पलकों का बंद व खुलने में कठिनाई। ठीक है। यस मैम। वायु, तो अपान वायु नाभि से नीचे। ठीक है, मेनली पखवाश क्या है? दोनों में पखवाश है। ठीक है, जो बॉडी से बाहर मल निकालना है वो ये करेगा कि पूरी मूत्र शुद्ध आतर्व का निष्क्रमण कराना। ठीक है, लोअर बॉडी पार्ट, लोअर हमारी बॉडी में है तो ये सारे काम करेगा। पुरीश, मूत्र, शुक, गर्भ आतर्व का निष्क्रमण नहीं होगा, गुदा व बस्ती मार्ग के रोग हो जाएंगे। क्या यहाँ तक हेलो? यस मैम। हेलो मैम, आपकी ठीक, आवाज नहीं आ रही। तो आपको यहाँ तक ये 5 वायु समझ आ गई क्या? यस मैम। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आप यहाँ तक इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कल सुबह 6 बजे क्लास होगी, तो मैं ये कल सुबह ये वातपित्त कफ तो बस खत्म ही हो गया है, 5-10 मिनट का टॉपिक और रह गया ये, तो ये पूरा करवा के उसके बाद देखती हूँ कि फिर धातु वगैरह करवा दूंगी और मल वगैरह करवा दूंगी सारा। उसके बाद जो ठीक है, तो देखते हैं कल कितना सब मैं कवर कर पाती हूँ, धातु वगैरह तक तो खत्म करना ही है मुझे। उसके बाद रात की क्लास में फिर, क्योंकि मेन जो बड़े बड़े टॉपिक है ना, ये धातु, वातपित्त कफ और
एक दो चीजें और है बड़ी बड़ी बस। उसके बाद सब कुछ छोटा छोटा है, 10-10 15-15 मिनट के टॉपिक है, वो सब हो जाएंगे आराम से। तो ये चीजें मुझे कल सुबह की क्लास में देखती हूँ खत्म करनी है, ठीक है। ओके चलिए फिर, बाय बाय। इसको पढ़ लीजिएगा, जो भी डाउट होंगे तो आप मुझे सेंड कर देना, ठीक है। ओके मैम।